तो आज हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की क्लास है ना। जी सर। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये चैप्टर भी आपका पूरे का पूरा क्या है, थ्योरी बेस्ड है। दिस चैप्टर इज टोटली बेस्ड ऑन थ्योरी। इसके अंदर आप मोटा मोटी क्या पढ़ोगे, इसके अंदर आप पढ़ोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। पहले कभी नाम सुना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? पहले आप लोगों में से नाम सुना हुआ है हाँ आपने सर, नाम अकाउंटिंग ही yes, लेकिन पता नहीं। अकाउंटिंग यस सर। स्टैंडर्ड का? जी सर। हाँ, यस सर। हाँ। उसके बाद आप पढ़ोगे GAAP, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये पढ़ोगे। ये सुना हुआ है आप लोगों ने पहले नाम? ये तो 11th में भी सुना होगा, 12th में भी सुना होगा। गैप, जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एक सूट पढ़ोगे आप IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग सिस्टम। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग सिस्टम। एक पढ़ोगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो बेसिकली आप इसमें ये चीजें पढ़ोगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, गैप क्या होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, IFRS क्या होता है। थ्योरेटिकल है, पूरा चैप्टर थ्योरी है। 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है चैप्टर नंबर 3 में से। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? शुरू करें? जी सर। ठीक हाँ, है। जी सर। एक बार पढ़ लेते हैं पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ोगे आप। सबसे पहले पढ़ोगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी, कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इशू कर रखे हैं, कहाँ कहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं। और एक पूरा ओवरव्यू पढ़ोगे। और ग्लोबल स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, जो ग्लोबल लेवल पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्या है, IFRS क्या है, और IFRS का इंडिया में क्या इम्पोर्टेंस है, कितने IFRS हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी कहाँ होती है, क्या है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, डिफरेंस क्या है IFRS में और गैप के अंदर, डिफरेंस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में और गैप के अंदर। तो आपको सिर्फ ये चीज़ें पढ़नी है। हमारी इस चैप्टर को कंप्लीट करने में कम से कम 2 क्लास लगेंगी, कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लास लगेंगी। मतलब 2 से लेके 3 क्लास में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। समझ आ गई? क्लियर है? आगे बढ़े। जी सर। हाँ, हमें 2 से हाँ जी 3 सर। क्लास लगेंगी इस चैप्टर को फिनिश करने में। तो शुरू करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो आपके सामने पहला प्रश्न आ रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। पंजाब के एक लड़के ने KBC में करोड़पति बनाया ना। यस सर। हम्म। तरन तारण साइड का है। कहाँ का है? तरन तारण। हाँ, तरन तारन का है ना, उस साइड का। चलो, बहुत बढ़िया। चलो, करें शुरू।
तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? ये एक रिटन पॉलिसी है। क्या है? रिटन पॉलिसी है जिसको इशू किया गया है। जिसको ये क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? रिटन पॉलिसी है। रिटन पॉलिसी जिसको इशू किया गया है, issued by the expert accounting body। एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी। एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी कौन है? कोई बता सकता है? एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी कौन है? कोई भी एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी, कोई भी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या कोई रेगुलेटरी बॉडी किसी दूसरी। यहाँ पे इसका मतलब है ICAI या फिर गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा। गवर्नमेंट बॉडी हो सकती है NFRA, नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, गवर्नमेंट बॉडी। गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट, कोई भी दूसरी अदर रेगुलेटरी बॉडी, है ना। तो क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है रिटन पॉलिसी है जिसको इशू किया गया है नंबर 1 अकाउंटिंग बॉडी के द्वारा या फिर गवर्नमेंट के द्वारा। अकाउंटिंग बॉडी लिख लो ICAI, गवर्नमेंट सेंटर गवर्नमेंट, अदर रेगुलेटरी बॉडी मतलब NFRA। NFRA की फुल फॉर्म है नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, है ना। जो क्या करती है? फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, presentation and disclosure, for the purpose of recognition, measurement, presentation or disclosure of accounting transaction, disclosure of accounting transaction in the financial statement। समझ आ गई? इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आपसे कोई पूछे क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आप क्या बोलोगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रिटन पॉलिसी है जिसको इशू किया गया है ICAI या फिर सेंटर गवर्नमेंट या फिर NFRA। और किस पर्पस के लिए इशू किया गया है? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है? P&L या फिर बैलेंस शीट। P&L एंड बैलेंस शीट। इसके अंदर जितनी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन हो रही है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए, मेजर करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्लोज करने के लिए जो भी रिटन पॉलिसी इशू की गई है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या NFRA के द्वारा, वो सारे क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। समझ आ गई? क्लियर है? सर जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को डिस्क्लोजर के बारे में बताता है, सभी स्टैंडर्ड हम रीड करेंगे इसमें। हाँ, हर एक स्टैंडर्ड हमने रीड किया तो जितने भी, हाँ, जो भी स्टैंडर्ड हैं जो ICAI ने इशू कर रखे हैं, सारे स्टैंडर्ड किसी ना किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं। तो अकाउंट्स के अंदर उनका क्या ट्रीटमेंट होगा, कहाँ पे वो किस तरह से डिस्क्लोज किए जाएंगे, वो सारा हमें कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है। क्लियर है? समझ आ गई? अब बात करते हैं, हाँ, यस सर। अब जो हमने ये बात की रिकॉग्निशन किस चीज का, मेजरमेंट किस चीज की, प्रेजेंटेशन क्या करेंगे, डिस्क्लोज क्या करेंगे। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 एरिया में काम करता है। पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पहला पर्पस क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि कौन सा आइटम बैलेंस शीट में जाएगा, कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, उसको रिकॉग्निशन देने का काम कौन करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। समझ आ गई? रिकॉग्निशन इज द process of incorporating item in the balance sheet and
statement of profit and loss account. It involves depiction of item in word and by the monetary amount and inclusion of that amount in total of the balance sheet and statement of profit and loss amount. Accounting standard tell us which item to recognize in balance sheet and which one in the profit and loss account. मतलब ये कहना चाह रहा है पहला रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट, ये कहना चाह रहा है under this the purpose of the accounting standard to recognize the item in the monetary or in the words and monetary amounts. It recognize the item and tell us which item will be recognized in the balance sheet and which item will be recognized in the profit and loss account. हमें ये बताता है, मतलब रिकॉग्निशन इज द प्रोसेस. रिकॉग्निशन क्या है? इनकॉर्पोरेट करना, इंक्लूजन करना, इंक्लूजन एन आइटम इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में कोई भी आइटम, जैसे फिक्स एसेट्स है, जैसे इन्वेस्टमेंट है, बैलेंस शीट में आती है वो, है ना. कोई भी एक्सपेंसेस, कोई भी इनकम, वो सारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे हम, है ना. तो हम उस इट इन्वॉल्व, जो रिकॉग्निशन का मतलब होता है डिपिक्शन, किसी भी आइटम को वर्ड्स के अंदर, मतलब जैसे आपने बैलेंस शीट में डाला फिक्स एसेट्स. फिक्स एसेट्स क्या था? आप कुछ भी आ सकता है, कोई बिल्डिंग आ गई, कोई मशीनरी आ गई. तो मशीनरी जैसे कि वर्ड्स में आया, और कितने अमाउंट की मशीनरी है उसको, उसके टोटल अमाउंट को हम या तो बैलेंस शीट में दिखाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाते हैं, किसी भी आइटम को, है ना. तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये बताता है कि कौन सा आइटम बैलेंस शीट में जाएगा, कौन सा आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. पहला पॉइंट समझ आ गया? हाँ, दूसरे पे चले. अब आता है मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट. मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट का मतलब होता है कि भाई कितना अमाउंट. मेजरमेंट करता है कि मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन, ये मेजर करता है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑल्सो प्रोवाइड गाइडेंस एज टू व्हाट मॉनेटरी आइटम शुड बी एलोकेटेड टू ट्रांजैक्शन एंड इवेंट. ये बताता है कि कौन सी मतलब कितना अमाउंट एक ट्रांजैक्शन में एलोकेट होगा या किसी इवेंट में एलोकेट होगा. दैट इज these help in the measurement and qualification of item of transaction and event. For example, accounting standard 10, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, वो बात करता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. प्रोवाइड दैट फॉर इनिशियल रिकॉग्निशन ऑन आइटम ऑफ प्लांट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट द कोस्ट ऑफ आइटम टू बी कंसिडर्ड एज. अभी इसके अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के अंदर क्या क्या आएगा? परचेज प्राइस, जो भी हम कैसे रिकॉग्नाइज, मतलब मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेशन करना. कैलकुलेशन हमें कौन सिखाता है? यहाँ पे मेजरमेंट का नाम लिख लो, कैलकुलेशन. कैलकुलेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस. भाई किसी भी मॉनेटरी अमाउंट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड गाइडेंस. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है कि हर एक ट्रांजैक्शन को किस तरह से एलोकेट किया, किस तरह से कंसीडर किया जाएगा, एक मॉनेटरी अमाउंट को किस तरह से एलोकेट किया जाएगा, एक ट्रांजैक्शन की किस तरह से कैलकुलेशन की जाएगी. तो कैलकुलेशन मतलब कोई भी अगर हम परचेज करते हैं, परचेज में से हमेशा जैसे लेस करेंगे डिस्काउंट. कोई भी डिस्काउंट मिला, हमें पता होता है ना कि डिस्काउंट जो अगर हमें कोई मिला तो डिस्काउंट को भी माइनस करते हैं, सब माइनस करते हैं. या फिर हम कोई भी नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स, परचेज कोई भी आपको लगना है कि कॉस्ट अगर आपको निकालनी है, कॉस्ट के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग देखते हो, पहले तो मैन्युफैक्चर प्राइस कितना है, फिर उसके ऊपर आप देखते हो कि इस पर ड्यूटीज़ कितनी लगी हैं, कोई भी कस्टम ड्यूटी, कोई भी इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, कोई भी टैक्स आपने पे किया. फिर आप देखते हो कि भाई इसमें मैंने प्रॉफिट कितना ऐड किया, प्रॉफिट ऐड करने के बाद कोई भी अगर डिस्काउंट देना तो माइनस करते हो, तब जाके एक अमाउंट निकलता है ना. एमआरपी कैसे निकलता है? आप एक कैलकुलेशन करते हो ना उस चीज़ की. तो वो मेजरमेंट करना कौन बताता है? वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है.
किसी एक आइटम का आप कैलकुलेशन कैसे करोगे, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। रिकॉग्निशन मतलब रिकॉर्डिंग, रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिकॉर्डिंग, मेजरमेंट का मतलब होता है कैलकुलेशन। समझ आ गई? क्लियर है? Yes, sir. हाँ, कोई डाउट? So what is Yes, sir. rebates? हाँ जी, क्या कौन बोल रहा है? So what is rebates? रिबेट्स का मतलब होता है एक तरह से रिबेट मिलना आपको, कोई एक तरह से कोई छूट मिलना, एक तरह से कोई आपको रिबेट मिल गई, छूट मिल गई, कोई आपका वो मिल गया, आपको कंसेशन मिल गया किसी चीज़ में, वो होता है रिबेट मिलना। जैसे इनकम टैक्स के अंदर आपको एक अमाउंट की रिबेट मिलती है, वो अमाउंट पे आपका टैक्स नहीं लगता, मतलब एक तरह से छूट मिलना। समझ आ गई? Yes, sir. हाँ, तो वो होता है। तो मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बिजनेस ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करना बताता है, रिकॉग्निशन करना बताता है कि कौन सा आइटम किस हेड के अंदर कहाँ जाएगा। दूसरा, ये हमें कैलकुलेशन मतलब मेजरमेंट करना बताता है कि कितना अमाउंट हम रिकॉर्ड करेंगे, कितना अमाउंट हम एलोकेट करेंगे एक ट्रांजैक्शन को। हम कैलकुलेशन करना भी हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। समझ आ गई? क्लियर है? शॉर्ट वर्ड में अपना लिख सकते हो आप अपना अकॉर्डिंगली, तो वो चीज़ आपका हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी को रटना है, आपको समझना है, और समझने के बाद आपको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे सामने प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट। Accounting standard deal with the manner of presentation of transaction and other event in balance sheet and statement of profit and loss account। ये कहना चाह रहा है कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये भी बताता है कि हाउ वी विल प्रेजेंट आवर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस इन द बैलेंस शीट एंड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर एग्जांपल, पैराग्राफ 8 to 70 ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये हम आगे पढ़ेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 का जो पैराग्राफ है 8 to 17, कैश फ्लो स्टेटमेंट डील विद द मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ ओपनिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंस एक्टिविटी इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये बताता है कि हम कौन से आइटम को किस तरह से कहाँ प्रेजेंट करेंगे। जैसे हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, हमने बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे कि भाई किस आइटम को हम फिक्स एसेट्स में दिखाएंगे, किस फिक्स एसेट में प्रेजेंट करेंगे, किस आइटम को हम करंट इन्वेस्टमेंट में प्रेजेंट करेंगे, किस आइटम को हम शॉर्ट टर्म लोन में प्रेजेंट करेंगे। तो वो प्रेजेंटेशन करना भी हमें कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। तो ऐसे ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बनती है, जैसे हम बचपन में बनाते थे कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें 3 हेड से हमें कैश मिलता है। ये 3 हेड में हम आउटफ्लो करते हैं, इनफ्लो करते हैं। पहला कैश Ordinary. कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम Investing. इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इसके अंदर अलग अलग क्या होते थे? हेड होते थे। अलग अलग क्या होते थे? हेड होते थे, जिसमें हमें हर एक चीज को और एक ट्रांजेक्शन को अलग अलग बताना होता था, है ना? करते थे ना हम बचपन के अंदर। तो ये वो सारा ही जी हमें सर। क्या बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। Yes, प्रेजेंटेशन, रिकॉग्निशन, कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन, और लास्ट आता है डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजेक्शंस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विद द मैनर ऑफ डिस्क्लोजर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं। अब जैसे क्या है, पैराग्राफ 37 ऑफ अकाउंटिंग, ये एग्जांपल है, आप कोई भी एग्जांपल इसमें फिट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको यही बताना है, आपको जो एक पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, आपको जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे बेस्ट तरीके से आता है आप उसका एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है ना? समझ आ गई मेरी बात? ऐसा नहीं है कि जो दिया है आपको वही पढ़ना है, नहीं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए अच्छे से कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस है रिकॉग्नाइज मतलब रिकॉर्डिंग, मेजरमेंट मतलब कैलकुलेशन, प्रेजेंटेशन,
एंड द डिस्क्लोजर ऑफ द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर है, समझ आ गए? तो आपको डिस्क्लोजर भी देना पड़ता है अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। तो डिस्क्लोजर कोई भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गया, आपके बिजनेस में कुछ भी मर्जर हुआ है, एक्विजिशन हुआ है, डीमर्जर हुआ है, डिस्पोजल हुआ है, स्लम सेल हुई है, ये सारा आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो ये सारा काम किसके के थ्रू होता है? ये सारा काम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के थ्रू होता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस क्या होता है, आपको समझ आ गया? जी सर। कोई डाउट? किसी का कोई डाउट? नो सर। फेस्टिवल एंजॉय No, किया? सर हाँ भाई सौरभ। सर ये रिकॉग्नाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड अदर इवेंट्स में ये P&L और बैलेंस शीट में हमें बताता है कि कौन कौन सा ट्रांजैक्शन होगा, और थर्ड वाले में जो है प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन उसमें कैश फ्लो में बताता है हमें। नहीं नहीं, कैश फ्लो में नहीं, वो तो एग्जांपल दिया है, वो तो एग्जांपल दिया। देखो पहला है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन में वो आइटम की बात करता है मेरे भाई, आइटम की। कोई भी आइटम आई, मान लो फिक्स एसेट्स है, अब फिक्स एसेट्स के एक हेड है बैलेंस शीट का। अब तेरे सामने बिल्डिंग दिख रही है तेरे को, तो बिल्डिंग एक आइटम है, बिल्डिंग को तू कहाँ रिकॉर्ड करेगा? वो रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांजैक्शन में बताएगा। तेरे सामने बिल्डिंग दिख रही है, तो बिल्डिंग को तू कहाँ करेगा? ये एक आइटम की बात करता है, और जो प्रेजेंटेशन है वो ओवरऑल फॉर्मेट की बात करता है। ये डिफरेंस है ना? क्लियर है? किसी का डाउट? किसी का यहाँ पे कोई डाउट तो हो तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूँ। नो सर, कोई डाउट। नो सर। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी। नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी? देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने से क्या आती है? सबसे पहले यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने से यूनिफॉर्मिटी आती है। हर लोग, हर इंडस्ट्री के लोग, हर बिजनेस सेक्टर के लोग अगर इक्वली सेम तरीके का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, सेम तरीके से डिस्क्लोजर देंगे, तो सबसे पहले क्या होता है? यूनिफॉर्मिटी आती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू कि भाई हर एक चीज को ट्रू एंड फेयर व्यू में बताया जाए, ताकि एक एग्जैक्ट जो फाइनेंशियल पोजीशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, एक फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, वो हमें क्या हो? रिप्रेजेंट हो। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड seek to describe accounting principle, valuation techniques and method of applying accounting principle in preparation and presentation of financial statement। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पर्पस है कि भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को, इसका पर्पस क्या है? अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को, वैल्यूएशंस की टेक्निक्स को, और अकाउंटिंग के जो मेथड्स हैं उनको क्या किया जाए? एप्लीकेबल किया जाए। किस पर्पस के लिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के पर्पस के लिए, ताकि क्या हो? सो दैट दे रिप्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज। समझ आ गई यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? ये कह रहा है कि भाई नीड क्या थी? नीड इसलिए थी कि अकाउंटिंग के यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होते, हर कोई अपने हिसाब से अकाउंट प्रिपेयर करता, हर कोई अपनी तरीके से करता, तो वहाँ पर हो सकता था कि यूनिफॉर्मिटी ना हो। आप वहाँ पर हो सकता था कि वहाँ पर क्या है? डिस्क्लोजर प्रॉपर ना हो सकता था कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको ढंग से ना मिल जाए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने का सबसे बड़ा रीज़न ये था
कि भाई जो भी लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो एक ही अकाउंटिंग सिमिलर अकाउंटिंग प्रिंसिपल को, सिमिलर यूनिफॉर्म वैल्यूएशन टेक्निक को, यूनिफॉर्म मेथड ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करें, ताकि क्या हो, ताकि एक ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइज रिप्रेजेंट हो। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? तो इसके कुछ पर्पस थे, क्या जरूरत पड़ी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आने की। पहला पॉइंट था इंप्रूवमेंट ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मान लो एक तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो, गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए, आपने अपनी जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाई है, और एक है विदाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया, आपने अपनी मर्जी से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो। सबसे रिलायबल आपको कौन सा लगेगा, सबसे जेन्युइन आपको कौन सा लगेगा? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाई गई है, क्योंकि उसके अंदर आपने सारे के सारे जो भी मेथड हैं, जो भी प्रिंसिपल हैं, जो गवर्नमेंट ने इशू किए गए हैं, वो सारे आपने फॉलो किए होंगे, जिसकी वजह से क्या होता है, लोगों का आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर विश्वास बढ़ता है और आपकी एक ट्रू एंड फेयर जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो रिप्रेजेंट होती है। समझ आ गई? क्लियर है? क्लियर है सर। हाँ, तो इम्प्रूवमेंट Yes, ऑफ sir. क्रेडिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिएट, Yes, sir. हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिएट इन environment of confidence among the users of accounting information by providing uniform structure of uniform guidelines which provide credibility and reliability to the accounting information। यूनिफॉर्म मतलब कि भाई जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने से क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस का इन्वायरमेंट क्रिएट होता है ना, और जो भी यूजर्स हैं जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए उनको एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर मिलता है, यूनिफॉर्म गाइडलाइंस मिलती हैं, जिसकी वजह से क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी जो होती है यूजर्स की। मान लो मैं शेयर होल्डर हूँ, मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं आपकी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर मैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखूंगा, आपने हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रखा है, तो मेरी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिलायबिलिटी, मेरी क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी, तो जिसकी वजह से आपकी पोजीशन क्या है, स्ट्रॉन्ग होगी। समझ आ गई? क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ जी Yes, बच्चों, sir. कोई डाउट? क्लियर है, ओके, नो डाउट No, सर। sir. आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं कंपैरेटिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड इजी। कंपैरेटिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेड इजी। अब आपको पता है रिलायंस, रिलायंस हो, टाटा हो, अडानी हो, या कोई भी छोटी कंपनी हो, सारी क्या करती हैं, सेम अकाउंटिंग। अब जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबके लिए सेम है तो सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, सेम। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म होंगे तो आप फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ रिलायंस कैन कंपेयर विद द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टाटा। आप एक बिजनेस की कंपैरिजन कर सकते हो दूसरे बिजनेस के साथ, एक कंपनी का कंपैरिजन कर सकते हो दूसरी कंपनी के साथ, है ना। एक सेम बिजनेस की दो कंपनीज का आप क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कर सकते हो, और वो किसकी वजह से पॉसिबल हो सकता है, वो यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से पॉसिबल हो सकता है। द वैल्यू ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज एनहांस्ड इफ द सम मे बी कंपेयर्ड इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। ये कहना चाह रहा है कि भाई एक जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो बढ़ जाती है अगर सेम बिजनेस लाइन की दो एंटिटी के अंदर आप कंपैरिजन करोगे, तो ये कंपैरिजन कब पॉसिबल होगा, जब दोनों की दोनों सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज करेंगी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते टाइम। और जब आपको दो इंडस्ट्री के अंदर आप कंपेयर करते हो, दोनों के अंदर अगर सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है,
आराम से आप क्या कर सकते हो, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर करके डिसीजन ले सकते हो कि कौन सी इंडस्ट्री दोनों में बेस्ट है, कौन सी कंपनी दोनों के अंदर बेस्ट है। समझ आ गई? जैसे टाटा मोटर्स और महिंद्रा है, टाटा मोटर्स और महिंद्रा की अगर आपको देखनी है कि इनमें से दोनों कंपनी कौन सी बेस्ट है, आप जाओ दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, दोनों की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो सी आपको सबसे बेस्ट लगे, जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, आप उसको क्या कर सकते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये कंपैरेटिबिलिटी कब पॉसिबल होगी, जब दोनों यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे, और ये सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से ही फॉलो होगा। अगर ये ऐसे नहीं हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होते, तो हो सकता था कि भाई रिलायंस अपने तरीके से बनाए और टाटा अपने तरीके से अकाउंटिंग करे, तो उसकी वजह से कंपैरिजन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। समझ आ गई? पहले 2 पॉइंट क्लियर हो गए? कोई डाउट? क्लियर है सर। हाँ, यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़े। मंशा कहाँ गई? अच्छा, आ गई है मंशा, समझ आ रहा है? जी सर। सिमरन, किरण, जी सर, आ रहा है। स्वेच्छा, सौरभ? हाँ जी सर, आ रहा है। ओके Yes, sir. ओके भैया, चलो आगे बढ़े। तीसरा बेनिफिट है बेनिफिट टू द अकाउंटेंट एंड ऑडिटर। Accounting standard provide a basis for the uniform accounting principle. Due to this reason, there is less possibility of fraud being committed by the accountant. There is more transparency in accounting information since the accounting professional follow the accounting standard without any exception. They are helpful not only the accountant and entity but also the accountant and auditor. Any type of misinformation can lead to strict action against the accountant and auditors. पहले क्या होता था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब नहीं थे, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं थे, सीए क्या करते थे या अकाउंटेंट क्या करते थे, कुछ भी मिस कर देते थे अपने फायदे के लिए। कोई भी एंट्री, कोई भी आइटम हटा दिया, कोई भी खर्चा ज़्यादा दिखा दिया, कोई भी इनकम ज़्यादा दिखा दी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए, कुछ था नहीं ऐसा। लेकिन सर, इसको विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। क्या कह रहे हो? विंडो सर, इसको ड्रेसिंग तो विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। विंडो ड्रेसिंग वो चीज़ होती है जब एक क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है कि भाई आप, जैसे आपकी कंपनी के अंदर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिजनेस लॉस में है, आप लोगों को दिखा रहे हो कि हम तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम वी आर द बेस्ट, वी आर, दिस इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। आपने बाहर से सजा रखा है लेकिन अंदर खोखला है, जब एक बिजनेस एंटरप्राइज ऐसे करता है ना। यहाँ पे ऑडिटर क्या है, अपने फायदे के लिए चीजें कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, है ना, कुछ भी हटा रहे हैं, कुछ भी एक्सेप्शन लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक यूनिफॉर्म मेथड बताता है कि भाई आपको ये चीजें रिकॉर्ड करनी है, ये चीजें रिकॉर्ड करना मैंडेटरी है। इनमें से अगर आपने कुछ भी छोड़ा, आप उस चीज के लिए, अगर आपने कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन दी, आप उस चीज के लिए पर्सनली लायबल होंगे, आपके ऊपर फ्रॉड का केस भी लग सकता है। आप कुछ भी अपनी मर्जी से हटा नहीं सकते, कुछ भी अपनी मर्जी से ऐड नहीं कर सकते। यू हैव टू फॉलो द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड विद योर ड्यू डिलीजेंस। समझ आ गई? क्लियर है? तो यहाँ पे अकाउंटेंट के लिए भी इजी हो गया काम, क्योंकि अब अकाउंटेंट पहले क्या करते थे, उनको काफ़ी सारी वर्किंग करनी पड़ती थी, लेकिन अब वो क्या करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को देखते हैं, वो देखते हैं कि मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालनी है, मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन चेक करनी है, उसी को वो बेसिस मानते हैं और उसी के आधार पे ही वो क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है? समझ आ गई? जी सर। हाँ, अब आता है एडिशनल डिस्क्लोजर। एडिशनल डिस्क्लोजर, अब कई बार क्या होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो लॉ के अंदर बताना जरूरी नहीं है। लॉ ने, जैसे कंपनी लॉ के अंदर कोई क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी होती हैं
शायद जैसे मैं बात करूं, जो हम बात कर रहे थे शेड्यूल 3 की, शेड्यूल 3 में कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि जो वहाँ पे कवर नहीं हुई, कुछ एडिशनल चीज़ें थी, इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जिनको आपको अपनी अकाउंटिंग के अंदर बताना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, इन्वेस्टर क्या कर सकता है, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन ले सकता है। तो उन एडिशनल डिस्क्लोजर को भी बताने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी कि भाई कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है जो एक कंपनी के, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो वो चीज़ें भी डालना जरूरी है और उनके लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी। देयर आर सर्टेन एरिया वेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज बाय द लॉ। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो लॉ ने उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड द डिस्क्लोजर ऑफ सच मैटर। कुछ ऐसी जो चीज़ें लॉ के अंदर छूट गई, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने उन चीज़ों को पकड़ा और उन्होंने उनको बोला कि भाई ये चीज़ें भी डालना आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जरूरी है। क्योंकि जैसे डेप्रीशिएशन, कंपनी लॉ के अंदर डेप्रीशिएशन की कहीं भी बात नहीं होती, डेप्रीशिएशन की बात नहीं होती, लेकिन डेप्रीशिएशन का डिस्क्लोजर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। तो ये भी जरूरी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कि भाई आप उन एडिशनल डिस्क्लोजर जो इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर है उनके लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। हाँ। यस सर। Exactly. फिफ्थ पॉइंट आ गया इवेल्युएशन ऑफ मैनेजरियल एबिलिटी। Evaluation of managerial ability. Accounting standards are useful in measuring the efficiency of management regarding profitability, liquidity, solvency, and other general area of progress of the enterprise. Accounting standard क्या करते हैं? देखो, हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, लिक्विडिटी भी चेक कर सकते हैं, सोलवेंसी भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ की मैनेजमेंट। और ये मैनेजमेंट की जो एबिलिटी होती है, आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मदद से क्या कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो। कैसे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर यूजफुल इन मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी, liquidity, solvency, and other general area of progress of the enterprise. In the absence of accounting standard, it would be difficult to evaluate the managerial efficiency because there is no basis to compare the financial statement of one enterprise with those of another. Each enterprise would evolve its own rule, its own standard to suit its own purpose, and user would therefore not be able to get a true and fair view of the functioning of the enterprise. मतलब ये कहना चाह रहा है कि मैनेजरियल एबिलिटी को भी इवेल्युएट करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ी कि भाई आपकी जो मैनेजमेंट है वो कितना, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अब्सेंस के अगर होती, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके वो कितना एफिशिएंट मैनर में क्या कर सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सोलवेंसी, इन सबको इवेल्युएट कर सकती है। ये किसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड होता है? ये मैनेजरियल एबिलिटी पे डिपेंड होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर यूजफुल इन मेजरिंग द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट रिगार्डिंग प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी एंड सोलवेंसी। उसके बाद क्या है कि भाई अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं होते तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता मैनेजमेंट के लिए कि भाई आप इवेल्युएट ही नहीं कर पाते किसी की भी मैनेजरियल एफिशिएंसी, क्योंकि हर कोई अपने तरीके से काम करता, हर कोई कहता कि भाई हम तो अपने उसमें एरिया में बेस्ट है। लेकिन अब क्या फ़र्क पड़ता है, अब कंपैरिजन आता है। कंपैरिजन कैसे आता है? मान लो दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक मंशा की ऑर्गेनाइजेशन है, एक सिमरन की ऑर्गेनाइजेशन है। अब दोनों के लिए यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया गया, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब बना दिया गया और दोनों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अच्छे से फॉलो किया, मान लो दोनों में से एक की जो प्रॉफिट था वो ज़्यादा था, एक की सोलवेंसी थी वो ज़्यादा थी, एक की लिक्विडिटी थी वो ज़्यादा थी, इट मीन्स कि भाई दूसरे के पास उतनी एबिलिटी नहीं थी।
शायद ये हो सकता है। तो भाई इससे ये पता चलता है कि किसके पास ज़्यादा एबिलिटी है, कौन ज़्यादा स्ट्रोंग है। ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के द्वारा। कंपैरिजन करते हैं तो एबिलिटी का भी पता चलता है कि किसकी मैनेजमेंट स्ट्रोंग है ना। तो ये हमें किससे पता चलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके पता चलता है। समझ आ गई यहाँ तक? आगे बढ़े। जी सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो क्या है, गवर्नमेंट के लिए भी हेल्पफुल है। गवर्नमेंट ऑफिशियल वुड फाइंड द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजफुल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जरिए हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। गवर्नमेंट को काफ़ी सारा डाटा मिलता है जो कि क्या है, अब कैसे पता चलता है कि रियल इस्टेट सेक्टर बूम पे चल रहा है? पूरा रियल इस्टेट सेक्टर का एकदम से कैसा पता चल जाता है? एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से। एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से आईटी सेक्टर बूम पे है, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की वजह से। तो इससे ये पता चलता है कि गवर्नमेंट को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है इकोनॉमिक प्लानिंग करने में, मार्केट को एनालाइज करने में, टैक्स कलेक्शन के अंदर। तो ये सारा गवर्नमेंट को भी हेल्प करता है। तो इसकी ज़रूरत किस किस चीज़ों में पड़ी, आप एक बार और दोबारा से पढ़ लो भाई। किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने में, कंपैरेटिबिलिटी करने में, ऑडिटर के लिए बेनिफिट होने में, एडिशनल डिस्क्लोजर देने में, मैनेजरियल लायबिलिटी को इवेल्युएट करने में और गवर्नमेंट के लिए हेल्पफुल होने में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत होती है। समझ आ गई? क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ सकते हैं हम। जी सर। यहाँ तक किसी का sir. डाउट हो तो पहले मुझे ये बता दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सौरभ, सिमरन, किरण, मंचा, स्वेच्छा। क्लियर है सर यहाँ तक? नो सर नहीं। नो सर। सिमरन? क्लियर है सर। ओके जी, आगे बढ़ सकते हैं हम। आगे बढ़ते हैं भाई। यस सर। चलो, अब आता है लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू बाय द ICS ICAI। ICAI के द्वारा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए गए हैं और टोटल जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ICAI ने अब तक इशू किए हैं वो है 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब 32 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से अभी तक इफेक्टिव जो हैं, जो एप्लीकेबल हैं, वो 27 हैं। 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। करंटली कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इफेक्टिव हैं? कितने इफेक्टिवली हैं? 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्लियर है? समझ आ गए? टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने इश्यू किए गए हैं? ICAI ने कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टोटल इशू किए अब तक? 32। 32। और इफेक्टिव कितने हुए हैं अभी तक? करंटली प्रेजेंट में कितने? 27। 27। ये आपको याद करना है। अब टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो 32 हैं, जिसमें से 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे हैं जो अभी प्रॉपरली इफेक्टिव है। क्लियर है? अब कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट है जो आपको याद करनी है। एक बार पूरा टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अभी कुछ ऐसे हैं जो हम बात करेंगे। AS1 के बारे में बात करते हैं पहले। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। AS1 किस बारे में बात करता है? AS1 बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। AS2 किस बारे में बात करता है? वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। पहले आता है अकाउंटिंग पॉलिसी, फिर आता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी। इन्वेंटरी क्या होता है? आपका स्टॉक।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कंटिजेंसी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 नेट प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। तो पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं? अकाउंटिंग पॉलिसी। आप इसको ना 5-5 ये ग्रुप में डाल दो, आपके लिए इजी रहेगा कि भाई कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन सा है। जैसे AS1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इट इज फॉर द अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इट इज फॉर द इन्वेंटरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 फॉर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 फॉर द कंटीजेंसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 फॉर द नेट प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? पहले 5 क्लियर हो गए, लिस्ट पहले 5 की समझ आ गई, कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 5। यस सर। हाँ, अगले 5 Yes, sir. पढ़ते हैं। अगले 5 इसके अंदर आपको ऐसे बीच में, वैसे तो ये 27 है लेकिन सीक्वेंस में नहीं हो सकते, बीच में कुछ ओमिटेड भी है। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 इफेक्टिव नहीं है तो उसको नहीं लेंगे। पहले 5 इनका फ्लो रेगुलर है, 1 से लेके 5 तक प्रॉपर है। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, 6 काट दो, ओमिटेड है, इफेक्टिव नहीं है। उसके बाद आता है 7 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। फिर आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू के लिए है, रेवेन्यू। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 PPE प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो अगले 7 कौन से हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 क्या है? ओमिट हो चुका है, ओमिट मतलब नॉट इफेक्टिव, लिख दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 नॉट इफेक्टिव। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 8 कौन सा है? 8 है नॉट इफेक्टिव। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट के ग्रांट्स। यहां तक क्लियर है? एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 फॉर अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 फॉर इन्वेंटरीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 फॉर कंटीजेंसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 नेट प्रॉफिट एंड लॉस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 नॉट इफेक्टिव, इफेक्ट नहीं है। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 गवर्नमेंट ग्रांट, गवर्नमेंट ग्रांट, है ना? 12 तक पता चल गया, याद हो जाएंगे 12 तक, पहले 12 समझ आ गए? यस सर। आगे पढ़ते हैं। यस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आगे पढ़ते हैं। अब आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, बात करता है इन्वेस्टमेंट की। आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जब जाओगे ना, प्रैक्टिकल लाइफ में जब कंपनी सेक्रेटरी बनोगे और जब चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठ के डिस्कशन करना पड़ेगा किस चीज़ को लेके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल करने के लिए। और जब वो आपसे पूछेंगे कि सर आपने क्या बैलेंस शीट चेक की, किस आधार पे चेक करोगे, आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस लिए है। आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिव्यू करके बैलेंस शीट दोगे तो आप किस बेसिस पे रिव्यू करोगे? आप इंफॉर्मेशन अंदर की जो चेक करोगे, आपको पता होना चाहिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस चीज़ के लिए है। जब अगर पता होगा तभी तो कुछ रिव्यू कर पाओगे, अदरवाइज तो कुछ ऐसे ही चल जाता है काम। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखो,
मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, अमलगमेशन। इसमें तो आपको पेपर में भी पूछ सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 एम्प्लॉय के बेनिफिट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 बोरिंग कॉस्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो जो 13 है वो इन्वेस्टमेंट, एक एक कीवर्ड याद कर लेना, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ना है। 13 है इन्वेस्टमेंट, 14 है अमलगमेशन, 15 है एम्प्लॉय बेनिफिट, 16 बोरिंग कॉस्ट, 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। तो 5-5 का ग्रुप बना लो, 5-5 का ग्रुप बना के और इसको पी जाओ, रट लो, पढ़ लो। आपको अगर कोई पूछे तो आपके मुंह से फटाफट निकले कि सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस चीज के लिए है। समझ आ गई मेरी बात? प्रैक्टिस करोगे जितना, इनको पढ़ोगे जितना, उतना ही जल्दी आपको याद हो जाएगा, है ना? सर जो रिवाइज्ड है स्टैंडर्ड, इसका मीनिंग है कि दोबारा से बने हैं वो, रिवाइज जो का रिवाइज्ड मतलब है इनके अंदर दोबारा से कुछ ना कुछ चेंज हुआ है, रिवाइज्ड। कुछ चेंजेस किए। हाँ, इसके अंदर ठीक। चेंज हुआ है, इनको रिवाइज किया गया था। पहले ये कुछ और थे, अब इनके अंदर अमेंडमेंट आई है, अमेंडेड आई है। रिवाइज का मतलब अमेंडेड। क्लियर है? अब जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट, आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 लीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अर्निंग पर शेयर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 सीएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 अकाउंटिंग फॉर टैक्स ऑन इनकम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23 इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, 24 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, 25 इंटायरिंग फाइनेंस रिपोर्टिंग, 26 इंटेंजिबल एसेट्स, 27 जॉइंट वेंचर, 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट और 19 प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट। तो आपको पूरा अच्छे से इसको किस तरह से पढ़ना है, 5-5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ग्रुप बना लो, ग्रुप बना के उसको अच्छे से अपने अकॉर्डिंगली जो आपको समझ आ जाए कीवर्ड निकाल के उसको पढ़ो, और आपको फिर जितना प्रैक्टिस करोगे आपको आ जाएगा। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट? यस सर। किसी का कोई डाउट मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़े। बच्चों देखो, आपको ये पढ़ना पड़ेगा सर अकाउंटिंग मुझे वो स्टैंडर्ड। बता दो हाँ जी बच्चों, हाँ सिमरन। स्टैंडर्ड है उसका बता दो सर, मेरा नेटवर्क स्लो था। जो किस 6 स्टैंडर्ड है जो कि आया अभी नहीं है इसमें, मुझे उसका थोड़ा बता दो। कितने स्टैंडर्ड है मतलब क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं। कि लाइक इसमें क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 नहीं है, ओमिटेड है, नोट लिस्ट में आपको लिख लेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसे 6 है वो नोट इफेक्टिव नहीं है, नोट इफेक्टिव, तो आप उसको याद करने की जरूरत नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है, नोट इफेक्टिव, तो कोई दिक्कत नहीं है। 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ठीक है ऐसे वो हैं है। which are applicable right now. 6 and 8 is not effective currently. ओके। जहां तक किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि सर बिल्कुल बकवास मार रहे हो, अपनी किताब बंद करो और भाग जाओ यहाँ से। नो सर। नहीं सर। कोई फीलिंग आ रही हो अंदर? नहीं सर। खुश हो तुम लोग? एंजॉय कर पा रहे हो अपनी लाइफ को या नहीं कर पा रहे? बताओ यार, एंजॉय करना सर बहुत जरूरी है। एंजॉय करते हैं। एंजॉय कर रहे हो पूरा लाइफ? देखो स्वेच्छा तो पूरी एंजॉय करती है लाइफ, स्वेच्छा ने फिक्स कर रखा है भाई, एक हफ्ता महीने का ऐसा लूंगी, मैं निकल जाऊंगी कहीं घूमने, या मैं दिल्ली आऊँ, या मैं पटना आऊँ, या मैं कहीं और जाऊँ, मुझे करनी है लाइफ एंजॉय एक हफ्ता महीने का, ठीक है ना? तो स्वेच्छा घूमने चली जाती है कहीं ना कहीं। सही बात है ना स्वेच्छा? यस सर। तो अपनी लाइफ में भी ऐसा बनाओ
कि भाई इंजॉय करो लाइफ को दिन रात। पढ़ाई वढ़ाई तो हो ही रही है। बाकी भाई जिस दिन रैंक आएगी कुछ बच्चों की, तो उस दिन मज़ा आ जाएगा और ज़्यादा। उस दिन वो इंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा तगड़ी तरह, है ना। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे का तो मुझे बताओ, आगे बढ़ सकते हैं हम। जी सर। यस सर। हाँ, ये चैप्टर थोड़ा बोरिंग टाइप लग रहा होगा, पर 5 से 10 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो करना जरूरी है। आपको करो, और इतना भी बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग वे से पढ़ो, सो दैट कि आपको समझ आ जाए। आज की क्लास का हमारा आज का ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लास्ट टॉपिक जो है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। काट दो ऊपर का पैराग्राफ सारा, नॉट रेलेवेंट, यहां से पढ़ो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो अप्लाई होते हैं, वो अप्लाई होते हैं सबसे पहले सोल प्रोप्राइटर कंसर्न पे, इंडिविजुअल पे, पार्टनरशिप फॉर्म पे, सोसाइटी पे, ट्रस्ट पे, एचयूएफ पे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर, कंपनी के ऊपर, एलएलपी के ऊपर, इनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है एप्लीकेबल होके यहाँ पर चलते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? हाँ, ऊपर का पैराग्राफ काट दो, नॉट रेलेवेंट फॉर एग्जाम। जो कटवा रहा हूँ उसको साथ साथ काट देना, सो दैट कि आपको पता रहे कि मैंने क्या पढ़ा था क्या नहीं पढ़ा था। ठीक है ना? तो ये बॉक्स में इम्पोर्टेंट नहीं है? नहीं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है। एप्लीकेबिलिटी आपको यहाँ से पढ़नी है। तो मैं एक बार आपको रिकैप कराता हूँ सारा, ताकि आपका साथ के साथ कनेक्शन रहे, आप समझ पाओ। इंट्रोडक्शन समझ आ गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है। साथ के साथ बोलते जाओ, समझ आ गया? क्लियर है? जी सर, क्लियर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर्पस के लिए आए, ये भी क्लियर है। पर्पस क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? यस सर। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी नीड समझ पर्पस। आया। नीड क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की? सर यूनिफॉर्मिटी आने के लिए, ट्रू और फेयर व्यू आने के लिए। वाह, क्या बात है, क्या बात है। और भाई कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी तक आ चुके हैं सर टोटल? अकाउंटिंग टोटल स्टैंडर्ड 27 आ चुके हैं, जिसके अंदर इम्प्लीमेंट 27 हाँ, है। लिस्ट